हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो? तो भाई जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को जोड़ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, तरंग यानी ध्वनि का पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम इसमें तरंग जो होती है ना, तरंग वेव, वो दो प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है ना, उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और दूसरी होती है यांत्रिक तरंग। अब देखो, जिन तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल माध्यम नहीं। किसी भी माध्यम में ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे निर्वात हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में ट्रैवल कर सकती हैं, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। और जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं हम क्या? ध्वनि तरंग। आई बात समझ में? देखो, जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग, और माध्यम की आवश्यकता है उन्हें यांत्रिक तरंग। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण जो है वो है प्रकाश, और यांत्रिक तरंग का जो उदाहरण है वो है ध्वनि। बोलो, आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? तो अब देखो, आगे देखते हैं। अब देखो, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, अनुप्रस्थ तरंग, तो देखो कण और तरंग एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब जैसे ये तरंग जा रही है ऐसे, तो तरंग की दिशा तो ये हो गई, और कण जो है वो इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, तो ये लंबवत चल रहा है। तो कण और तरंग की जो दिशा है वो लंबवत हो तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग। इसका उदाहरण है प्रकाश। ठीक बात। और अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब होता है कण की दिशा और तरंग की दिशा, तरंग की दिशा और कण जिस दिशा में विस्थापित हो रहा है वो दोनों सेम दिशा में हो, तो उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुदैर्घ्य का उदाहरण है ध्वनि। देखो, बात यह है कि एग्ज़ाम में जो सवाल आता है ना, वो ये पूछता है उदाहरण कि निम्न में से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का है। तो देखो, इसमें प्र आ रहा है, प्र आ रहा है ना, प्र, तो प्र से बना प्रकाश। बोलो, याद रह जाएगा। और इसमें देखो धैर्य आ रहा है, धैर्य, ध आ रहा है, तो इसमें भी ध आ रहा है, तो धैर्य और ध्वनि और प्र से बना प्रकाश। बोलो, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे देखो, इसमें देखो, ये तरंग है, ये बना रखी है हमने एक तरंग, तो ये तरंग की दिशा है, इधर जा रहा है, और ये कण का विस्थापन है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक, तो देखो, ये जो ऊपर का पॉइंट होते हैं ना, ये वाले, इनको बोलते हैं श्रृंग, और ये जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं ग्रथ। तो देखो, दो क्रमागत श्रृंगों, यानी कि ये वाला और ये वाला, या दो क्रमागत ग्रथों, ये वाला और ये वाला, क्रमागत लगातार होना चाहिए, मतलब ये वाला होगा, ये नहीं कि आगे ये वाला नहीं। क्रमागत का मतलब होता है ये और ये। ठीक बात। तो दो क्रमागत श्रृंगों और दो क्रमागत ग्रथों के मध्य की दूरी, ये दूरी, इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को जो लिखते हैं ना अपन, ये जो प्रतीक चिन्ह होता है इसको बोलते हैं लैम्बडा। याद रखना, एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि ये जो प्रतीक चिन्ह है ये किसका है? लैम्बडा का है। ठीक बात। लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्घ्य को निरूपित करते हैं हम लैम्बडा से, और इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर। क्यों है ऐसा ही मात्रक? देखो, तरंग दैर्घ्य एक तरह की दूरी तो है, दो श्रृंगों और दो ग्रथों के बीच की दूरी को ही तो तरंग दैर्घ्य बोल रहे हैं। तो दूरी, एक तरंग दैर्घ्य क्या है? एक दूरी तो है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? आया कि नहीं आया इतना समझ में? बताओ सभी, आ गया ना? तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है वो लैम्बडा होता है। एक और बात सुनो, ये मूल स्थिति से, ये वाला जो है, ये मूल स्थिति से कण जितना ज़्यादा विस्थापित होता है ना, ये वाला, ये कहलाता है आयाम। क्या कहलाता है? आयाम। अपनी मूल स्थिति से कण जितना ज़्यादा विचलित होता है उसको बोलते हैं आयाम। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? आयाम कहो या एम्पलीट्यूड कहो। इतना समझ आ गया? ठीक है, इनको नोट कर लो।
अब देखो आगे आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। देखो कोई भी कण होता है ना, कण जैसे ये तरंग है सीधी, तो इस तरंग में ये जो होता है ना, ये वाइब्रेशन कहलाते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है, 1 सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशन होते हैं ये, उसको कहते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशन होते हैं उसको आवृत्ति कहते हैं। बोलो आवृत्ति समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। अब देखो 1 सेकंड में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का जो फॉर्मूला है, आवृत्ति F बराबर 1/T। टी क्या है? ये आवर्तकाल है जिसे टाइम भी बोलते हैं अपन। F इक्वल्स टू 1/T। बोलो समझ आ गया इतना? तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो SI मात्रक है वो 1/सेकंड, क्योंकि समय का कितना होता है? सेकंड होता है SI मात्रक। तो आवृत्ति का 1/सेकंड कह दो, या फिर इसी को लिख दें सेकंड इनवर्स, और इसी को कहते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। ध्यान रखना, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है भाई? हर्ट्ज होता है। इसी को सेकंड इनवर्स या 1/सेकंड कहा जाता है। बोलो इतना समझ आ गया? तो इसको फटाफट नोट कर लो। अब देखो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी? पिच। और फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच कम होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब जल्दी जल्दी कंपन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कंपन हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है, ये याद रखना। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी। इतना समझ आ गया? अब ये पिच क्या है? तो देखो पिच का मतलब होता है आवाज़ का क्या? आवाज़ का पतलापन। आवाज़ का पतलापन। आवाज़ का पतलापन का मतलब जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों की जो आवाज़ होती है ना वो लड़कों से पतली होती है, चुभती है। जो उनकी आवाज़ होती है वो तीखी होती है, एक तरह से चुभती है, पतली आवाज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके जो उसमें पिच ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? पिच, या उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कुछ भी आ सकता है। अब सवाल आएगा कि लड़कियों की आवाज़ लड़कों से पतली होती है, क्यों होती है? क्योंकि उनकी आवाज़ में पिच या उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कुछ भी दे सकता है, पिच या फ्रीक्वेंसी। इसको नोट करके रखना। बोलो इतना समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब आगे देखो, अब बात आती है आयाम की। किसकी बात आती है? आयाम की। आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर आयाम ज़्यादा है तो आवाज़ तेज़ होगी। आयाम ज़्यादा है तो आवाज़ तेज़ होगी। जैसे मोटी आवाज़ होगी, लड़कों की आवाज़। ठीक बात? जैसे लड़के से ओए काय कर रहा है, ओए कहाँ जा रहा है। लड़कियाँ अरे क्या कर रही है, अरे कहाँ जा रही है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आयाम कम है तो आवाज़ जो कम होगी। तो आयाम जो होता है ना वो मोटापन यानी आवाज़ का जो मोटापन है उसको निरूपित करता है, और जो पिच होती है पिच वो उसके पतलेपन को निरूपित करती है, यानी फ्रीक्वेंसी उसके पिच को निरूपित करती है। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना। अब देखो ध्वनि की चाल। भाई ध्वनि अपन ने पढ़ लिया, बेसिक टर्म्स हम इसमें पढ़ लिए। अब बात आती है किसकी? ध्वनि की चाल की। किसकी आती है? चाल। तो ध्वनि की चाल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। ध्वनि की चाल फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। F लैम्बडा V इक्वल्स टू F लैम्बडा। ये जो फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है। इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट पूछता है कि ध्वनि की चाल किसके बराबर होती है? F लैम्बडा के बराबर होती है। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। सवाल भी बनता है इससे, बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बस ध्यान क्या रखना है कि जो लैम्बडा होता है इसको किस में रखना है? मीटर में रखना है। और तरंग दैर्घ्य को किस में रखना है? हर्ट्ज में रखना है। तरंग दैर्घ्य को हर्ट्ज में रखते हैं, SI मात्रक हर्ट्ज है, और लैम्बडा का जो है तरंग दैर्घ्य का वो उसका मीटर है, और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है। बोलो इतनी बात समझ आएगी नहीं? अब देखो अगर
अगर ये जो क्या बोलते हैं वेग को अगर अपने इसमें कांस्टेंट कर दिया, चाल कांस्टेंट कर दी, चाल कांस्टेंट कर दी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो लैम्बडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो लैम्बडा बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब ये तरंग है। अब इसमें ये देखो, ये अगर अपन ये डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी कम होएगी, और तरंग दैर्घ्य ये कम कर दी तो मतलब ये कंपन क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, साथ साथ आ जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे, जैसे एक ऐसे हो गया, एक मिनट रुको, अब देखो जैसे ये है, अब एक में तो ये है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक ही कंपन हो रहा है। दूसरा ये लो, अब ये इतनी सी तरंग दैर्घ्य, अब इस तरंग दैर्घ्य घटाई तो देखो फ्रीक्वेंसी हुई कि नहीं हुई, और इसमें एक ही हो रही है। तो कहने का मतलब अगर अपन तरंग दैर्घ्य घटाएंगे, तरंग दैर्घ्य को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और तरंग दैर्घ्य को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। इतनी बात समझ आ गई ना? आ गई तो नोट कर लो इसको। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, जो आयाम होता है ना, आयाम वो तीव्रता के समानुपाती होता है। आयाम किसके समानुपाती होता है? ध्वनि की तीव्रता के समानुपाती होता है। अब ये तीव्रता क्या है? जो तीव्रता है ना वो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा जो होती है उसे तीव्रता कहते हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगना, ध्वनि ऊर्जा का एक वो होता है तीव्रता, बस इतना ज़्यादा। ध्वनि ऊर्जा जो होती है उसको तीव्रता कहते हैं, ये समझ लो मोटा माटी बस। तीव्रता आयाम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तीव्रता। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। ये लाइन आए एग्जाम में तो डायरेक्ट लगानी ना, इसको कहते हैं तीव्रता। ठीक, आयाम जो है वो तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आयाम जो है तीव्रता के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी आयाम बढ़ाएगा तो तीव्रता बढ़ जाएगी। देखो, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक डेसिबल होता है। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्ज़ाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है। ध्वनि की तीव्रता को किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं, DB डेसिबल। ठीक बात, बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। अब देखो, साधारण बातचीत अगर हम करते हैं तो उसमें जो तीव्रता है वो लगभग 30 डेसिबल के आसपास होती है। ठीक बात, लेकिन हम जो है अधिकतम किस रेंज की ध्वनि सुन सकते हैं, या एग्ज़ाम में सवाल आता है कि उससे ज़्यादा ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होगी। तो देखो 45 से लेके 60 तक की जो रेंज होती है ना वो हमारे लिए सही है। उससे ज़्यादा यानी कि ये मान के चलो एग्ज़ाम में 45 से 60 के बीच में जो ऑप्शन आए हमको वो उसको रखना है। 45 आए तो उसको रखना है, 60 आए तो उसको रखना है। ठीक बात, 45 से 60 के बीच में जो ध्वनि की रेंज है वो हमारे लिए सही है, उससे ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। ये समझ लो 60 से ज़्यादा हम सुन नहीं पाएंगे, हमारे कानों के लिए वो हानिकारक रहेगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? अब देखो, अब जो चाल है ध्वनि की, हमने चाल पढ़ी थी ना, तो चाल को प्रभावित करने वाले, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, देखो पहला है तापमान। क्या है? तापमान। ठीक बात, तो देखो चाल जो होती है ध्वनि की चाल वो तापमान के √T प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि तापमान बढ़ा तो √T का मान भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा तो चाल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। मतलब ये हो गया, तापमान बढ़ाया तो ध्वनि की चाल बढ़ी, और तापमान घटाया तो ध्वनि की चाल क्या हुई? कम हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? ठीक बात, इसको याद रखना कि चाल तापमान के प्रोपोर्शनल होती है, रूट के। मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ेगी और तापमान घटाएंगे तो चाल कम होगी। इसको देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है उस पे हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको नोट करना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल 331 होती है, लेकिन जब तापमान हमने बढ़ा दिया 22 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तब ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 344। तो जैसे ही तापमान बढ़ाया तो बोलो चाल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो वही तो हम बोल रहे हैं, तापमान बढ़ाने पर चाल बढ़ती है, तापमान घटाने पर चाल घटती है। बोलो तापमान का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब देखो, दूसरा है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी।
नमी जिसे बोलते हैं। वातावरण में जैसे जैसे नमी बढ़ती है ना तो उसकी चाल बढ़ जाती है। जैसे बारिश जब होती है बारिश, तो बारिश के बाद में ध्वनि की जो चाल है वो ज़्यादा होती है, दूर तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बारिश होगी तो वातावरण में नमी आ जाएगी। बारिश होने पर वातावरण में नमी आ जाएगी, आर्द्रता बढ़ जाएगी, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ठीक बात। एग्ज़ाम में ये जो सवाल है ना वो पूछा गया था कि समुद्र में पानी की चाल कितनी होती है। अब एग्ज़ाम में पूछा गया है इसलिए हमको ये नोट करना है। समुद्र के पानी में जो चाल होती है वो होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। देखो याद रखना, मीटर प्रति सेकंड, ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए समुद्र में जो पानी की चाल है वो 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। और साधारण पानी जिसे बोलते हैं, एक तरह से ऐसे समझ लो बारिश का पानी है या सादा पानी जो होता है उसमें जो होती है वाटर में वो 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है इसलिए इसको याद रखना। सादा पानी में 1498 और समुद्र के पानी में 1531 होती है। बोलो 2 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए, समझ आए कि नहीं आए? तापमान पढ़ लिया, आर्द्रता पढ़ लिया। ताप बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अब आगे देखो, 1 डिग्री तापमान अगर हमने बढ़ाया, 1 डिग्री तापमान हमने बढ़ाया तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। याद रखना, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो चाल है वो बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो नोट करो इसको। आगे तीसरा पॉइंट आता है कठोरता। कोई चीज़ जितनी कठोर है ना तो उसमें ध्वनि की चाल हमको निकालनी है। तो देखो, ठोस, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में होती है। उसके बाद किस में होती है? द्रव में। और उसके बाद होती है गैस में। बोलो, ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम होती है। और निर्वात जो होता है ना, निर्वात में ध्वनि की चाल जीरो होती है, जीरो। निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती। ठीक बात। चाहे आप उसमें पुकार के पूरा दम निकाल दो तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक बात। अब देखो, ध्वनि की जो चाल होती है, देखो सबसे ज़्यादा ये लिख रहा है डायमंड यानी हीरा। तो हीरे, इनमें से क्या डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि हीरे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हीरे में होती है 12,000 मीटर प्रति सेकंड। ये ऑप्शन देगा और इनमें पूछेगा सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में है, तो अपन बताएंगे सबसे ज़्यादा हीरे में है। अगर ऑप्शन में हीरा है तो अपन उत्तर देंगे हीरे। ठीक बात। उसके बाद एल्युमिनियम में होती है 6420, इसको भी याद रखना। 6420 किस में होती है? एल्युमिनियम में। उसके बाद स्टील में होती है, लोहे में उससे कम, वाटर में उससे कम। सबसे ज़्यादा याद रखना डायमंड में 12,000 मीटर प्रति सेकंड, फिर होती है एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड, फिर स्टील में होती है 5960 और लोहे में 5950। स्टील और लोहे में, स्टील में ज़्यादा होती है, लोहे में कम होती है। ये डाटा याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है अणुभार का। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, ये किसके लिए आता है? गैसों के लिए आता है। देखो, अणुभार जो होता है ना वो बढ़ेगा तो क्या होगा? चाल बढ़ेगी। अणुभार बढ़ने पर चाल भी बढ़ती है। ठीक बात। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये O2 ऑक्सीजन गैस है, N2 नाइट्रोजन गैस है, H2 हाइड्रोजन गैस है। ये इनका अणुभार दे रखा है। CO2 का 44 है, O2 का 32 है और N2 का 28 है और H2 का 2 है। तो अणुभार देखो सबसे ज़्यादा किसका है? CO2 का है। उससे कम 32 O2 का है, फिर 28, फिर 2। तो जिसका अणुभार ज़्यादा उसका ध्वनि की चाल ज़्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। ये समझ आया कि नहीं? अणुभार का, अणुभार ज़्यादा तो ध्वनि की चाल ज़्यादा। ठीक, बस इतना याद रखना है। अब देखो अगला आता है घनत्व। क्या आता है? घनत्व। तो देखो घनत्व जो होता है डेंसिटी बढ़ने पर जो है वो चाल घटती है, क्योंकि चाल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। आई बात समझ में? डेंसिटी बढ़ाएंगे, घनत्व बढ़ाएंगे तो चाल कम होगी। ठीक। अब देखो इसके हम कैसे समझते हैं। देखो, लोहा और एल्युमिनियम है, दोनों ही ठोस हैं। ठीक बात।
ऐसे तो ठोस में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन लोहा और एल्युमिनियम है, दोनों ही हैं, तो दोनों में क्या लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम की कम होती है। लोहे की डेंसिटी ज़्यादा, एल्युमिनियम की कम। अब ऐसे तो अगर अपन देखेंगे तो लोहे में ज़्यादा होनी चाहिए ध्वनि की चाल, लेकिन जब ठोस की बात आए तो डेंसिटी बढ़ने, जब ठोसों में डेंसिटी बढ़ती है ना तो चाल घटने लग जाती है। ठोसों में डेंसिटी बढ़ती है तो चाल घटने लग जाती है। तो एल्युमिनियम की ज़्यादा होती है लोहे से, याद रखना, एल्युमिनियम में लोहे से ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। तो देखो जैसे ये क्या बोलते हैं, घनत्व बढ़ा तो चाल घटी, घनत्व घटा तो चाल बढ़ी, ये बात समझ आ गई। और देखो अगला जो पॉइंट है, दाब, प्रेशर और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। दाब कितना ही बढ़ा दो आप, 2 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, 50 गुना कर दो, ध्वनि की चाल उतनी रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी भी आप उतनी बढ़ा दो उतनी रहेगा। तो 2 फैक्टर कौन कौन से, दाब और फ्रीक्वेंसी, पी और एफ, कितना भी बढ़ा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और घनत्व घटाएंगे तो ये क्या होएगा, चाल बढ़ेगी। घनत्व जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीज़ बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घटाएंगे तो घटेगी। ये हमने नोट करा। बोलो ये सारे पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। अब अगला देखो आवृत्ति, क्या है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, 3 तरह की होती हैं। एक होती है इंफ्रासोनिक, एक ऑडेबल और एक अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब अपश्रव्य, ऑडेबल मतलब श्रव्य और अल्ट्रासोनिक का मतलब पराश्रव्य। ठीक बात। तो अपश्रव्य इंफ्रासोनिक जो होती है ना, 20 हर्ट्ज से कम होती है इनकी क्षमता। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति अगर है तो उसको हम बोलेंगे अपश्रव्य। और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 बोल दो या 20 किलो हर्ट्ज बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें आते हैं श्रव्य यानी जिन्हें हम सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जो अपश्रव्य तरंगें जो होती है ना, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसके उदाहरण एग्ज़ाम में पूछता है। जैसे हाथी है, ब्लू व्हेल है, गैंडा है। हाथी, ब्लू व्हेल, गैंडा। भूकंप, ज्वालामुखी। और हमारी हार्ट बीट जो होती है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट लगाना, हार्ट बीट, उसके अंदर कौन सी तरंग होती है, अपश्रव्य होती है। अपश्रव्य तरंग कहाँ कहाँ होती है, हाथी जो होता है वो अपश्रव्य तरंगें निकालता है। ब्लू व्हेल, देखो अपश्रव्य छोटी होती हैं, रेंज छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर बड़े बड़े जानवर आते हैं, जैसे हाथी है, ब्लू व्हेल है, गैंडा है। ठीक बात। भूकंप और ज्वालामुखी में भी इसका यूज़ होता है। भूकंप और ज्वालामुखी, जैसे भूकंप आने वाला है कैसे पता लगाएंगे, ज्वालामुखी से लावा निकलने वाला कैसे पता लगाएंगे, अपश्रव्य तरंगे निकालते हैं। ये कौन सी तरंगे निकालते हैं, अपश्रव्य। और हमारे जो हृदय की हार्ट बीट है, हार्ट बीट, इससे भी अपश्रव्य तरंग निकलती है। एक जो टीवी का रिमोट होता है ना, टीवी रिमोट, टीवी कंट्रोलर रिमोट, उसमें भी अपश्रव्य तरंगें निकलती हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, इनको याद रखना, एग्ज़ाम में उदाहरण इनसे पूछता है। अगला है मानव शरीर। हम जो हमारा जो मानव है, जो हम हैं, वो किस रेंज की ध्वनि सुनते हैं, एग्ज़ाम में पूछता है। तो 20 से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं। आगे आता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक के उदाहरण तो देखो, अल्ट्रासोनिक बड़ी रेंज की होती हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे जानवर आते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, चमगादड़ है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चमगादड़। इसमें एक पॉइंट याद रखना, डॉल्फिन। क्या याद रखना है, डॉल्फिन याद रखना है। ठीक बात। इसके अंदर पाई जाती है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे छोटे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, डॉल्फिन, चमगादड़, इनमें पाई जाती है। ये उदाहरण मिल जाए आपको, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चूहा, इनका मिल जाए तो आंख बंद करके लगाना, अल्ट्रासोनिक है। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब देखो अल्ट्रासोनिक जो होते हैं ना, अल्ट्रासोनिक यूटी, इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे सोनोग्राफी होती है, तो सोनोग्राफी है, उसके अंदर अल्ट्रासोनिक यूज होती है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच है, जैसे सीटी स्कैन हो गई, किडनी की जांच हो गई, किडनी स्टोन के लिए, और फेफड़े वगैरह है ना, उनकी जांच कर, मानव शरीर के अंदर जांच जो की जाती है वो की जाती है अल्ट्रासोनिक द्वारा। ठीक बात।
मशीन जो होती हैं उनके पार्ट्स की सफाई करनी है, मशीनों के पार्ट्स की सफाई करनी है, अल्ट्रासोनिक। एरोप्लेन जो है उसके ब्लेड्स वगैरह हैं उनको साफ़ करना है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक के उदाहरण है, एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछता है, आप बस इनको याद रखना। अगला देखो, ये है सोनार। क्या है? सोनार। ये इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, सोनार। एग्ज़ाम में इससे भी पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इससे ये बनता है, सोनार जो है ना इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसको नोट कर लो फुल फॉर्म को, साउंड नेविगेशन रेंजिंग फुल फॉर्म एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछता है। ठीक बात। अब आगे देखो, पानी के अंदर की वस्तुओं की स्थिति दिशा के बारे में बताता है। सोनार जो सोनार जो है ना, सोनार इसका क्या उपयोग है? तो सोनार का जो उपयोग है ना, इसका उपयोग है पानी, ये समुद्र के अंदर कोई वस्तु, कोई मेटल, कोई धातु, कोई पर्वत, कोई चट्टान है तो उसका पता लगाने में कि वो अगर है तो धातु की है, चट्टान है, क्या है, फिर उसकी दिशा है, वो गति कर रही है, किस दिशा में गति कर रही है। मतलब पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। बस इतना याद रखना है अपन को। ठीक बात। अब आगे देखो, अगला है देखो डॉपलर प्रभाव। सीधा सीधा एग्जाम पूछता है डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो डॉपलर प्रभाव आता है, ध्वनि में पढ़ते हैं हम डॉपलर प्रभाव को। और ये क्या आता है? आवृत्ति में परिवर्तन को बताता है। थोड़ी देर बाद आवृत्ति कुछ थी, थोड़ी देर बाद का आवृत्ति कुछ और हो गई। तो आवृत्ति में परिवर्तन को कौन बताता है? डॉपलर प्रभाव बताता है। ध्वनि से संबंधित है ये, ध्वनि से संबंधित। ठीक बात। आगे देखो, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? भाई साहब ये क्वेश्चन है ना, देखने को ही नहीं मिलता है। कौन पढ़ाएगा आपको ये क्वेश्चन? और एग्ज़ाम में आ गया तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले जिसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था उसका नाम है गाल्टन। नोट कर लेना, छुपा के नोट करना इसको, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो छुपके से लगा देना। पराश्रव्य तरंगों को जिन्होंने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था उसका नाम है गाल्टन। रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन पर कार्य करती है। रडार जो होती है, रडार, उसकी कार्यप्रणाली किस पर उत्पन्न करती है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर कार्य करती है। बोलो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक बात। अब आगे देखो, मैक संख्या क्या होती है? मैक संख्या सुना होगा, मैक संख्या जिसे कैपिटल एम से लिखते हैं। तो ये मैक संख्या होती है वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति। कोई वस्तु है उसकी गति बटे ध्वनि की गति। इस मैक संख्या का यूज जो होता है ना, वो जेट विमानों में या कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं तो उसमें यूज होता है। तो जैसे कोई रॉकेट लॉन्च करा तो रॉकेट की गति और ध्वनि की गति का जो रेशो है मैक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक संख्या। तो मैक संख्या का यूज होता है गति के लिए। ठीक बात। विमान जो होते हैं, लड़ाकू विमान, उनमें यूज होता है लड़ाकू विमानों की गति। ये आ गया, चलो इसको हटो, 1 मिनट इसको हटाता हूँ मैं। चल भाई हट जा। चलो अब देखो, टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का यूज़ करते हैं, ये अपन ने पढ़ ही लिया। एफएम, जो ये सवाल पूछा जाता है कई बार, अपना जो रेडियो होता था ना, रेडियो एफएम जिसे हम सुनते हैं, एफएम के जो आवृत्ति की रेंज होती है वो क्या होती है? तो 88 हर्ट्ज से लेके 108 हर्ट्ज तक होती है। 88 हर्ट्ज से लेके 108 हर्ट्ज तक रेंज होती है। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है, याद रखना। देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बादल जब गरजते हैं तो क्या होता है? पहले तो गरजते हैं तो अपन को मतलब उजाला दिखाई देता है, उजाला, प्रकाश। उजाले के कुछ सेकंड बाद में अपन को ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रकाश की गति होती है ना, वो ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है। अब जिसकी गति ज़्यादा वो पहले आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए हमें पहले प्रकाश सुनाई देता है और बाद में ध्वनि सुनाई देती है। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? भाई साहब अगर आपको समझ आ रहा है ना तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। बोल देना बेहतरीन क्लास चल रही है, छोटे पर्दे पे बड़ा धमाका हो रहा है। एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा भाई साहब, बस विश्वास रखो। तो देखो अगला है इको। इको क्या होता है? इको एक तरह की प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि का मतलब जैसे मैंने बोला राम
अब वो राम मुझे वापस मुझे ही सुनाई दे रहा है। मैंने बोला राम और टकराने के बाद तुरंत मुझे वही राम सुनाई दे रहा है, तो उस प्रतिध्वनि को बोलते हैं इको साउंड, इको। ठीक, तो देखो इको के लिए जो समय होता है ना, कितना समय होता है, 1/10 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड। 1/10 सेकंड होना चाहिए, तब हमें इको सुनाई देगा। और इको के लिए जो दूरी होती है वस्तु की, कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो देखो 17.2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस डायरेक्ट याद रखना। समय 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड, दूरी 17.2 मीटर होती है। अब देखो ये जैसे कोई चट्टान है, ये क्या है, ये चट्टान है, और ये कोई वस्तु है। यहाँ से ये मतलब एक साउंड है, समझ लो, यहाँ से आवाज़ निकली तो आवाज़ यहाँ गई, टकराई, फिर वापस आई। तो देखो इसने गई और वापस आई, तो समझ करो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो x दूरी तो जाने में, x दूरी आने में, दो दूरी तय करी, x जाने में x आने में, तो कुल दूरी कितनी तय करी इसने, 2x दूरी करी। प्रतिध्वनि के लिए वो 2x दूरी तय करेगा। ठीक बात, बस इतना याद रखना है। अब आगे देखो, देखो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं। ये अपने मानव शरीर से संबंधित है। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, तो अपना जो गला होता है ना, गला, ये जो अपन, मैं जैसे बोल रहा हूँ राम श्याम, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो इसका खेल है सारा। किसका है, इसका, गले का। गले में क्या पाया जाता है, स्वर यंत्र, जिसे लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स या स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक बात। अगला पॉइंट देखो, भेदन क्षमता। 3 किरण होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्या होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। बोलो, इतना याद रहेगा, नोट कर लेना। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, बेहतरीन सवाल, मस्त सवाल है। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। ये लड़का है, यहाँ खड़ा है, यहाँ इसने ताली बजाई। 3 सेकंड के बाद में, टाइम दे रखा है 3 सेकंड के बाद में इसको वापस क्या किया, प्रतिध्वनि सुनाई दी। प्रतिध्वनि का मतलब ध्वनि गई, फिर वापस ध्वनि आई। ठीक, तो सुनाई दी। ध्वनि की चाल दे रखी है 346 मीटर प्रति सेकंड है, तो लड़का और चट्टान की दूरी निकालनी है। तो देखो ऐसे सवाल आएगा ना, आपको सिंपल लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी पूछा है तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। अब देखो दूरी कितनी तय करी, देखो x जाने में और x आने में, बस 2x। आपको बिना देखे बस 2x लगा देना है यहाँ पे, क्योंकि वो x जाएगा और x आएगा प्रतिध्वनि के केस में। ये सिर्फ प्रतिध्वनि के केस में, इको के केस में लगाना है। 2x बराबर, चाल दे रखा है 346 मीटर प्रति सेकंड और समय दे रखा है 3 सेकंड। तो यहाँ से x का मान 346 गुणा 3/2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 173। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 519 मीटर आ जाएगा। बोलो, आया कि नहीं आया ये सवाल, समझ में आ गया ना। तो भाई साहब जल्दी से वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक बात, और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो इसको। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको, अब ये लगभग आधे घंटे का हो गया, इस आधे घंटे में हमने पूरा साउंड कवर कर लिया, पूरा साउंड कवर कर लिया। सोचो, एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बस विश्वास रखो। और मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा, इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता। रेलवे का चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जिस एग्ज़ाम की आपने ठान ली, जिस एग्ज़ाम में आप बैठे, साइंस का एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और इस बार आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और जिन्होंने तुमसे कहा था ना कि तुझसे ना हो पाएगा, कसम भोलेनाथ की, तुम्हें उनको करके दिखाना है। बस शांत रहना है, बिल्कुल शांत, बस उनको करके दिखाना है शांति से, बस। ठीक है, तो धन्यवाद।